म्यूटेशंस यानी किसी भी जीवित प्राणी या ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले अचानक से ऐसे परिवर्तन जो कि उसकी अगली पीढ़ियों तक भी स्थानांतरित या ट्रांसमिट हो सकते हों। अब ऐसे उत्परिवर्तन या म्यूटेशंस कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, तो इसका जवाब हम जानेंगे हमारी अगली स्लाइड में, जिसमें हम ये जानेंगे कि ये म्यूटेशंस या उत्परिवर्तन हमारे जेनेटिक मटेरियल में होते हैं। ये जेनेटिक मटेरियल हमारे हर एक सेल के अंदर उपस्थित होता है, न्यूक्लियस के अंदर, जिसे हम बहुत आम भाषा में डीएनए के नाम से जानते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। हमारे लिए इतना जानना ही काफी है कि डीएनए में प्रेजेंट होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल। वायरस वगैरह में आरएनए के रूप में भी होता है। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जीन्स, क्रोमोसोम इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। हमारे जो जीन है वो बेसिकली एक डीएनए की लंबी श्रृंखला के छोटे छोटे हिस्से हैं, और ये जो हर एक जीन है या हिस्सा है, ये निर्धारित करता है कि हमारे शरीर में कौन सा प्रोटीन बनेगा, हमारे डेवलपमेंट की किस स्टेज पर बनेगा। तो इस प्रकार की सारी चीजें जो हैं एक ब्लूप्रिंट के रूप में हमारे जेनेटिक मटेरियल के अंदर मौजूद होती हैं। अब सोचिए कि यदि हर एक चीज निर्धारित है और उसमें कहीं कोई भी चेंजेस होंगे तो उसका सीधा फर्क पड़ेगा हमारी बायोलॉजी पे, हमारी फिजियोलॉजी पे, क्योंकि उससे बनने वाले जो प्रोटीन हैं या हार्मोन्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब हम देखें कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, इसमें होने वाला म्यूटेशन, इसलिए हम इसे जेनेटिक म्यूटेशन कह रहे हैं। म्यूटेशन वैसे वास्तव में देखा जाए तो जेनेटिक मटेरियल के अंदर ही हो रहा है। अब जो हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए है, ये अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। यदि हम डीएनए की बात करें तो 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, जिसमें कि मुख्य जो उसके बेसेस हैं, न्यूक्लियोटाइड बेसेस, वो होते हैं एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन एंड थाइमिन। और इनकी पेयरिंग जैसा कि आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं, साइटोसिन जो है वो हमेशा गुआनिन के साथ पेयर करता है, एडेनाइन जो है वो हमेशा थाइमिन के साथ करता है। बट अगर कभी इनमें से कोई भी एक बेस पेयर यदि चेंज हो जाता है या वहां से गायब हो जाता है, तो उससे बनने वाले जो प्रोटीन हैं वो हमारे चेंज हो जाते हैं। अब है कि व्हाट कॉजेज म्यूटेशन, किस वजह से होते हैं ये म्यूटेशंस। तो इन्हें हम बेसिकली 2 भागों में बांट सकते हैं, स्पॉन्टेनियस यानी अपने आप होने वाले, और दूसरा इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड यानी कोई बाहरी कारकों से, जैसे कि रेडिएशन हो गया या केमिकल्स हो गए, उनकी वजह से जो होते हैं म्यूटेशंस, उनको हम इंड्यूस्ड म्यूटेशंस कहते हैं। यदि हम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस की बात करें तो जो हमारे शरीर के अंदर और हमारे जो जेनेटिक मटेरियल के अंदर डीएनए से संबंधित जितनी प्रक्रियाएं हो रही हैं, जैसे कि उसका रेप्लिकेशन यानी उसका डबल होना सेल डिवीजन के दौरान, और उसके बाद यदि कोई उसमें भूल चूक हुई है तो उसका डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म, यदि इनमें से किसी भी प्रोसेस के दौरान कोई गलती हो जाती है तो वहां म्यूटेशन उत्पन्न हो जाता है। ये हुआ स्पॉन्टेनियस। सेकेंड इंड्यूस्ड यानी कि जैसे रेडिएशंस हैं, यूवी रेडिएशंस हैं, गामा रेडिएशंस हैं, इनके अगर ज़्यादा संपर्क में कोई भी व्यक्ति आता है तो उसके जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशंस होने की संभावना बढ़ जाती है। कई केमिकल्स भी ऐसे होते हैं जिनसे म्यूटेशंस हो जाते हैं। कुछ वायरल इन्फेक्शंस भी होते हैं और ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं जिनकी वजह से हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है उसमें गड़बड़ हो सकती है। एक बात लेकिन मैं हमें कहना चाहूँगी कि जब हम इंड्यूस्ड म्यूटेशंस की बात करते हैं तो इंड्यूस्ड म्यूटेशंस हमेशा हार्मफुल या नुकसानदायक नहीं होते हैं, बल्कि हमारी खेती-बाड़ी में यानी हमारे जो फसलों की उन्नत किस्में हमने उगाई हैं, वो कई सारी म्यूटेशन ब्रीडिंग का ही परिणाम है, जिसमें सीड्स को हम रेडिएशन देते हैं एक निश्चित पैमाने पे, एक निश्चित विकिरण की उसकी सीमा तय होती है उस तरीके से, और फिर जब उनसे जो फसलें बोई गई वो काफ़ी सारी उन्नत किस्म की फसलें भी हमने प्राप्त की हैं। अब यदि हम बात करते हैं कि जो ये कॉपिंग के दौरान या डीएनए के रिपेयर मैकेनिज्म के दौरान जो चेंजेस हो रहे हैं वो सारे भी आपके म्यूटेशन के अंतर्गत आते हैं। हमारी बॉडी के अंदर रिपेयर सिस्टम होता है, यानी कोई भूल चूक यानी अंदर मशीनरी में हो रही है रेप्लिकेशन के दौरान, तो वो उसको अपने आप से ठीक कर लेता है, पर कई बार ऐसा नहीं हो पाता है, विच लीड्स टू म्यूटेशन।
अब यदि हम देखें, हमने बात की कि हमारे जो बेस पेयर्स हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एटसेट्रा 4 प्रकार के, तो ये जो सिंगल बेस पेयर है यदि केवल एक न्यूक्लियोटाइड में ही चेंज आ रहा है तब हम इसे पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। जैसे कि एक अगर कोई स्पेलिंग है उसके अलग अलग लेटर्स हैं, सपोज एप्पल है APPLE, यहाँ पे यदि P की जगह और कोई दूसरा वर्ड आ जाएगा, एम्पल हो गया, कुछ इस तरीके के फेरबदल हो जाते हैं तो उनको हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। इसमें केवल एक सिंगल बेस पेयर या तो एडिशन हो सकता है, एक एक्स्ट्रा उस जगह आ सकता है, या वहां से डिलीट हो सकता है, या इंटरचेंज हो सकता है। वैसे हम इन म्यूटेशंस के बारे में और डिटेल जानकारी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में भी प्राप्त करेंगे, पर यहाँ सिर्फ इतना समझाना काफ़ी है कि जैसे सिंगल आर्म अगर राइट हैंड साइड पे आप देखें तो हम इसमें देख सकते हैं कि ये जो गुआनिन है दैट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द साइटोसिन। तो इस प्रकार की अलग अलग चीज़ें होती हैं जिसका यदि हम अपने जीवन में एक उदाहरण देखें तो वो है हमारा जो पॉइंट म्यूटेशंस है उसका अगर उदाहरण देखें तो कोई सिकल सेल एनीमिया है, बीटा थैलेसीमिया, ये सारे आते हैं। और इन पॉइंट म्यूटेशंस में ही या तो होते हैं इंसर्शंस मीन्स एक्स्ट्रा उसमें एड ऑन होना, डिलीशंस मतलब उसमें से निकल जाना, ये सारे हमारे पॉइंट म्यूटेशन में आते हैं कि उस ब्लूप्रिंट में एक्चुअली जो जीन्स हमारे निर्धारित हैं, सपोज ABC एक कोडॉन होता है 3 इनका मिलकर उससे ही एक प्रोटीन हमारा अमाइनो एसिड बनता है। तो अगर ये ABC की जगह ACB हो जाएगा तो हमारा बनने वाला जो प्रोटीन है वो उसमें चेंज हो जाएगा। ये तो बात थी कि एक सिंगल बेस पेयर में चेंज। अब क्या होता है कि ये जो हमारा पूरा क्रोमोसोम है इसमें पूरे में ही यदि मान लीजिए इतना पोर्शन ही डिलीट हो जाए इस क्रोमोसोम का, तो इसमें सिंगल बेस पेयर नहीं हुआ है, इसमें हमारे DNA का एक सेगमेंट पूरा गायब हुआ है, इसको डिलीशन कहते हैं। तो ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन होते हैं जो कि पूरे क्रोमोसोम को उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। और या इसमें हो सकता है कि इसमें एक ऊपर से सिंपल एक एडिशन हो जाए, एक दूसरे क्रोमोसोम के आर्म या कुछ पार्ट ऑफ DNA सेगमेंट में बी एडेड टू वन ऑफ द एग्जिस्टिंग क्रोमोसोम, सो दैट विल आल्सो कॉज द म्यूटेशन। इसे हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें कि जो हम इससे क्या इसके इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इससे देखिए हर तरह की चीज़ें होती हैं, हमेशा ही ये जो है कि चेंजेस तो इसमें ज़रूर आते हैं। उससे कई तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर और डिजीजेस भी होते हैं जिसकी जैसे मैंने पहले आपको बताया सिकल सेल एनीमिया है, बीटा थैलेसीमिया है, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि वो हमारी इवोल्यूशन में भी मदद करते हैं म्यूटेशन, ये देखा गया है। कई बार ये हार्मफुल होते हैं और कई बार नहीं होते हैं, अननोटिस्ड भी चले जाते हैं। तो इस प्रकार से इनके हर तरह के प्रभाव हो सकते हैं, ये प्रभावित हमें कर भी सकते हैं गलत तरीके से और कई बार हमारे लिए उपयोगी साबित होते हैं इवोल्यूशन के प्रोसेस में, और कई बार इनका कोई इफेक्ट हमारे जीवन में या किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीवन में नहीं होता इस प्रकृति में। रियल टाइप एग्जाम्पल जो हम बात कर रहे थे सिकल सेल एनीमिया की, एक सिंगल जो होता है इसका न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, जैसे हम बात कर रहे थे एडेनिन, ये एडेनिन जो है ये थायमिन से रिप्लेस हो जाता है और हमारे जो हीमोग्लोबिन की चेन्स हैं उसमें एक परिवर्तन आ जाता है। उस परिवर्तन की वजह से ये जो सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स होते हैं इनका जो हीमोग्लोबिन है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और वो अपने ऊपर ऑक्सीजन को लेके कैरी नहीं कर सकता है, इसलिए उन्हें कई सारी समस्याओं का दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ लेकिन एक और आपको मज़ेदार बात बताऊंगी कि ये जो सिकल सेल एनीमिया है ये डिजीज़ अपने साथ एक प्लस पॉइंट लेकर आता है कि जो मलेरिया बहुल इलाके हैं वहाँ पे यदि सिकल सेल एनीमिया लोगों को होता है तो उन्हें मलेरिया नहीं होता है। ये इस पॉइंट को हम इवोल्यूशन से भी इसको हम वो कर सकते हैं, एक तरीके से हम इसको उसमें शामिल कर सकते हैं कि इवोल्यूशनरी प्रोसेस में दुनिया के कुछ हिस्सों में ऐसा देखा गया कि जहाँ बहुत ज़्यादा मलेरिया होता था वहाँ के लोगों को सिकल सेल एनीमिया पाया जाता है उनमें, जो एंसेस्टर्स हैं वहाँ के उनको, और उसकी वजह से वो जो है वो मलेरिया से बचे रहते थे। तो ये प्रकृति बहुत अजीब है, अपने निराले ढंग दिखाती है और हम अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में कहीं से म्यूटेशन कहते हैं और कहीं और।
इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि यहाँ तक आपने ये वीडियो देखा।